बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज का दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा और बल्कि ये वाला पूरा हफ्ता भी बड़ा अच्छा गुजरेगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे कह लें कि मूड के साथ दिन का आगाज़ किया जाए तो मेरे ख्याल से पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। और मेरी भी यही कोशिश होती है, बल्कि हमारी पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे, आपका दिन भी अच्छा गुजरे और हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। आज जिस बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी वो हम सब की, मैं कहूँगी कि उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और 99% लोग जो है ना अब इसका शिकार होते जा रहे हैं और वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की बीमारी ना आजकल बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है, क्योंकि मैं जिन भी लोगों के साथ बैठती हूँ उनसे पूछती हूँ तो वो हमेशा ओवर थिंकिंग ही करते हैं, या मैं अगर ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे ओवर थिंकिंग ज़्यादा नज़र आ रही है बनिस्बत पहले के लोगों में। अब ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जनाब हम अब पहले से ज़्यादा बहुत सी चीज़ों के मुताल्लिक जो है ना वो सोचना हमने शुरू कर दिया हुआ है। देखा जाए ना तो ओवर थिंकिंग बजाते खुद मसला नहीं है, बल्कि मसला ये है कि इसे करते हुए जो हमारी सोचें हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मनफी हो जाती हैं। नेगेटिव सोचें बहुत ज़्यादा हमारे जहन में आती हैं और हमारे जहन में ऐसे ख़याली खिचड़ी बन जाती है कि मसला हल ही नहीं हो पाता है। और अमूमन जब हम किसी मसले पर ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारी सोच सिचुएशनल हो जाती है। हम बहुत नैरो माइंडेड होकर सोचते हैं और उसी हालत में फ़ैसला करते हैं जो हमें नाकाम बनाता है। और यही अप्रोच गैर मुनासिब भी है, क्योंकि कामयाब इंसान के फ़ैसले ना उस वक्त करता है जब उसके पास हॉलिस्टिक व्यूज़ हों, जब वो अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देख रहा हो और जब सारा ब्लैक एंड वाइट उसके सामने हो। और ये सोच, ये अंडरस्टैंडिंग एक पीसफुल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो कह लें कि लॉजिक को कल समझते हैं या उनकी शख्सियत एक रोलिंग स्टोन जैसी बन जाती है। पल में तोला होते हैं और पल में माशा होते हैं। इस तरह की जो शख्सियात होती हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत गैर यकीनी होती है, जबकि उन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता, इवन दो कि उन्हें इदराक भी नहीं होता इस चीज़ का कि उनकी शख्सियत में किस तरह की चेंजिंग्स आती जा रही है। दूसरा ये कि ओवर थिंकिंग एक शख्स के जहन में ऐसी नेगेटिव सोच पैदा कर देती है कि वह दूसरों के लिए ना काबिल एतमाद नहीं रहता है। वहमी लोगों को देख लें, जिस पे मैंने पहले भी बात की थी कि वो भी ऐसे ही होते हैं, या उन लोगों को देख लें जो हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी ना खुद सुकून में रहती है, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ा, और ना ही ये दूसरों को सुकून से जीने देते हैं। इसका आसान तरीन हल ये होता है, मतलब मैं तो कहूँगी कि हर चीज़ का हल मौजूद होता है, सिर्फ ये है कि आप ढूंढते नहीं हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को उधर ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद इसका हल नहीं है, बट हल मौजूद होता है। मसला चूँकि हमारी सोच का होता है, हमारे ख़यालात का होता है, इसीलिए हमें इसे इंटरनल लेवल पर ही हल करना होगा। अपनी गलती, अपनी कमज़ोरियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराने की बजाय हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की तारीकियों को देखना होगा। ये मसले इस वजह से भी हैं कि हम अपने माइंड को नहीं चला रहे होते, बल्कि माइंड हमें चला रहा होता है। हम अपनी सोचों पर काबू ही नहीं पा रहे होते और हमारी सोचें हमें कभी कहीं और कभी कहीं पहुंचा देती है। तो हमें हुक्म दे रहा होता है हमारा माइंड और हम उसके ग़ुलाम बनने होते हैं। तो बस अपने दिमाग की लगाम काबू में रखें, ख़ुद के काबू में रखें, उसे ख़ुद हुक्म देना शुरू कर दें, बाकी तमाम मामलात ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। आई नो जो बहुत ओवर थिंकर्स हैं, मैं भी बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ और हमें ये लगता है कि शायद इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। हमारी जो थॉट्स हैं वो इतनी स्कैटर्ड होती हैं या इतनी ज़्यादा सोचें आ जाती हैं एक ही पल में कि हम उन्हें काबू में नहीं लेकर आ पाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी मेडिटेशंस हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो सोचें हैं उन्हें अलाइन कर सकते हैं, उन्हें बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी सोचों को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। एक दफ़ा नहीं होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा, 3 दफ़ा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस पर काबू पाते जाएंगे, लगातार कोशिश करते जाएंगे, तो एट द एंड कहीं ना कहीं हद तक कुछ परसेंटेज तो
आप हासिल कर ही पाएंगे ना। तो इसलिए कहते हैं कि बार बार कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ये से या मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आपको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो आपने भी अपनी मेंटल हेल्थ का ख़ास करके ख्याल रखना है। ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों पर पहुंचा देती है, ऐसी चीज़ों तक ले जाती है जहाँ पर एंड पर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग रास भी आती है, उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो जाती है, इसलिए कि वो लोग ना इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच लेते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में एक्सट्रीमली सोच लेते हैं कि उनके पास कुछ ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि हम अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं होगा तो हम ये कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो इतनी बुरी हो जाती है कि उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब है कि आपकी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब होने वाली है, कि आप फिज़िकली भी एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसका मतलब है कि आप ओवरऑल जो है ना उसकी वजह से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टैबू मत समझे, इसको ये मत समझे कि हम किसी को बताएंगे हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, हम मेंटली स्ट्रेसफुल हैं तो कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। अब वो दौर चला गया है, अब लोग समझते हैं, अब लोग आपकी मदद करने को आएंगे। और अगर वो लोग आते हैं तो समझे कि यू आर अ वेरी लकी पर्सन, कि कोई ऐसी पर्सनस हैं, कोई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी मदद करना चाहते हैं और वाकई वो मेंटल हेल्थ को एक सीरियस प्रॉब्लम समझते हैं। तो इसलिए उन लोगों का साथ आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है और आपको भी उनका साथ देना चाहिए। तो आज का मेरा यही पैगाम था कि जनाब ओवर थिंकिंग करें लेकिन उतनी करें जिससे आपकी शख्सियत मुतासर ना हो, बस यही कहूँगी एट दी एंड में। और अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं कि हफ्ते का पहला दिन है और कहाँ तक महंगाई का ग्राफ वो पहुँचा है। लास्ट वीक भी हमने बात की थी कि जनाब पिछले हफ्ते महंगाई की क्या सूरत हाल रही है, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं। बिजली में इजाफा किया गया था, बिजली की कीमतों में 7 रुपये इजाफा किया गया था, इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा किया गया था। तो या वो तो एक बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब 15 दिन बाद पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। जो ज़रूरत की अशिया हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमने खानी पीनी होती है, जिसमें हमारी सब्जियां आ जाती हैं, हमारे फल आ जाते हैं, ब्रॉयलर आ जाते हैं, अंडे आ जाते हैं, उनकी कीमतें जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती ही जा रही हैं। तो उस पर बात कर लेते हैं कि आज की क्या सूरत हाल है महंगाई की। इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल कादिर, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है, पहला दिन है आज हफ्ते का। जी बिल्कुल, अमूमी तौर पर हफ्ते के पहले रोज जो है महंगाई की कदर में जो है या शरह में जो है वो मामूली इजाफा होता है, लेकिन आज सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि अब जो है वो लोग जो है वो हफ्तावार तातील के साथ जो है रमजान की खरीदारी हर रोज तकरीबन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ जो है बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आज प्याज की कीमत में मजीद 30 रुपए का इजाफा हो चुका हुआ है, क्योंकि रोजों के दिनों में अमूमी तौर पर देखने में मिला है कि प्याज, आलू, टमाटर की जो है वो खपत बढ़ जाती है, और यही वजह है कि अब कीमतें भी जो है वो बढ़ने लगी, और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया जो है वो मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रही है। 30 रुपए इजाफे के बाद प्याज सरकारी रेट में 220 रुपए मुकर्रर किया गया, और ये कीमत जो है दर्जावल के प्याज की है, और मार्केट में दर्जावल का प्याज जो है वो 260 तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का या दरामदी प्याज जो है वो 220 से 230 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसका टमाटर 140 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, लहसुन 680 रुपए प्रति किलो तक, और अदरक 620 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू की कीमत में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। जिस तरह प्याज जो है वो 3 रोज से रोजाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है, इसी तरह आलू की कीमत में भी आज 2 रुपए का इजाफा किया गया, और 80 रुपए सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई, और मार्केट में ये आलू जो है 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और शहरियों का ये कहना है कि बुनियादी या रोजमर्रा इस्तेमाल की जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें कंट्रोल ना होना जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि रमजान उल मुबारक में ये कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है, और हुकूमत की जानिब से इस बार रमजान उल मुबारक के सिलसिले में जो रमजान बाजार है वो भी ना लगाने का इंडिया लिया है, जिसकी वजह से अब लोगों को ओपन मार्केट से ही अपनी खरीदारी करनी पड़ रही है, और ओपन मार्केट में खरीदारी करने की वजह से कीमतों में भी तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। मौसमी सब्जियां जो है वो भी सरकारी नजरनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। मेथी
60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बैगन 120 रुपए फी किलो तक, करेले 480 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 40 रुपए फी किलो तक, इसी तरह फूल गोभी 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। कोई भी सब्जी जो है वो अब 100 रुपए फी किलो से सस्ती मार्केट में फरोख्त नहीं हो रही है, क्योंकि अरबी जो है वो 200 रुपए तक और मटर जो है 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। रमजान मुबारक में फलों की कंजप्शन या इस्तेमाल जो है वो भी बढ़ जाता है। अपनी तौर पे फ्रूट चाट जो है वो अफ्तार दस्तरखान की जीनत बनता है, तो मार्केट में जो फल है वो भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। सेब काला कोल्हू 400 रुपए फी किलो तक, तो बैग सेब जो है वो 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मिक्स दर्जे का जो सेब है वो भी जो 200 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल जो है वो 200 से 250 रुपए फी दर्जन तक, जबकि दर्जा दोम का केला जो है 140। अच्छा अब्दुल कादिर, रमज़ान पैकेज के हवाले से बताइएगा, क्योंकि सिर्फ एक हफ़्ता ही रह चुका है। अगले हफ्ते आज ही के दिन मेरे ख्याल से पहला रोज़ा होगा, अगर तवक्को तो यही की जा रही है। तो मुझे बताइएगा, रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके हवाले से कोई अपडेट्स आई हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो अपडेट जराये के मुताबिक आई हैं, क्योंकि रमज़ान पैकेजेस की जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। उसमें बुनियादी अशिया जो है वो फराहम की जाएंगी, जिसमें बेसन शामिल होगा, चीनी, घी और आटा जो है वो शामिल होगा, और साथ सफ़ेद चने और चनों की दाल जो है वो भी दी जाएगी। लेकिन जो सब्जियां हैं वो तो शहरियों को जो है खुद से खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं और इनका स्टोर करना और इनको जखीरा करना जो है वो मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि शहरी जो है अभी तक रमज़ान पैकेज के हवाले से, जो कि गरीब शहरी या मजदूर तबका जो है, जो जिनको उम्मीद है कि उनके घरों के दहलीज तक जो है पंजाब हुकूमत ये रमज़ान पैकेज, रमज़ान निगहबान जो पैकेज है वो फराहम करेगी। उन्हें उम्मीद है कि उसमें जो है खातिर खा रोज़मर्रा इस्तेमाल जो है वो इन्हें फराहम की जाएंगी। लेकिन अभी तक जो है वो रमज़ान पैकेज की मुकम्मल तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में फराहम की जाएगी, और क्या वो पैकेज जो है वो सिर्फ एक बार ही फराहम किया जाएगा या 10 दिन या 15 दिन के बाद मज़ीद फराहम किया जाएगा। ताहाल इस तरह की कोई जो है वो तफसीलात मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो मुतवसत तबका और जो आम शहरी हैं, जो कि इस रमज़ान पैकेज के जो क्राइटेरिया उसमें फॉल नहीं कर रहा है, वो सबसे ज्यादा तशवीश में जो है पाया जाता है, क्योंकि अभी भी उसे आटा जो है वो खुद से खरीदना पड़ेगा। और इस वक्त मार्केट में 10 किलो का आटे का थैला जो है वो 1400 से 1450 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह चीनी जो है 150 से 160 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हुई है, जबकि दीगर दालें और मतलब एज सच अभी तक कोई क्राइटेरिया हमारे सामने नहीं आया है कि रमज़ान पैकेज किन लोगों को दिया जाएगा, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे या इसमें फॉल करेंगे, उसमें अभी तक हमें अपडेट्स नहीं आई हैं। ये हफ़्ता रह चुका है, ये आखिरी हफ़्ता है रमज़ान शुरू होने में, तो अभी आज या कल में मेरे ख्याल से इस हवाले से भी अपडेट्स आ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, और बताया ये जाता है कि जनाब पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले अफराद की जो तादाद है वो 70 लाख के करीब है, और जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है। पहल नौजवान देखा देखी या बतौर फैशन सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये बात नस्वार पे या चर्च पर आ जाती है, और यहीं से उनका तबाही का जीना शुरू होता है। और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में मनशियात के बाइस होने वाली जो सालाना अमवात है उनकी तादाद 700 से तजावुज़ कर चुकी है, और शीशा पीना अब तो फैशन बन चुका है। लड़कियों में भी शीशे का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गो के हुकूमत ने इस पर पाबंदी भी लगा रखी है, मगर सब एक आम सी पान शॉप पर भी आपको शीशा फ्लेवर दस्तयाब होगा, सिगरेट की दुकान से भी बआसानी से आपको ये चीज़ें दस्तयाब होंगी, मिल जाएंगी। जिसकी दस्तरस जहाँ तक है वो इस हिसाब से मनशियात का इस्तेमाल करता है। अगर मुतवसत तबके की बात की जाए, उनके नौजवान की बात की जाए, तो वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर भी इन्हिसार करने लगे हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात को बतौर नशा यूज़ किया जाता है। अगर बालाई तबके की बात कर ली जाए तो वहाँ के जो अफराद हैं वो क्रिस्टल, हेरोइन, कोकेन के साथ केमिकल ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तालीमी इदारों में जहाँ इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार तैयार होते हैं, वहाँ ड्रग्स ने डेरे डाल रखे हैं। पूरी दुनिया में इस बात पर जोर भी दिया जाता है और इंश्योर भी किया जाता है कि नौजवान नस्ल को ड्रग्स से दूर रखा जाए, क्योंकि इससे
उनकी कुदरती सलाहियत मुतासर होती है। तो नई नस्ल माशरती रद्द-ए-अमल और दुरुस्त रहनुमाई ना मिलने की वजह से हमारे नशे को अपना रही है। तो इस जो लानत है, इसका सद्देबाब क्या है, हम किस तरह इस लानत से बच सकते हैं और किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है, इस पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जामुल लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर इमरान, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है। अगर देखा जाए तो ड्रग्स यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 70 लाख लोग अगर देखा जाए तो डेटा के मुताबिक अब ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस लोग एज अ फैशन इसको यूज़ करते हैं, ऑप्ट करते हैं और उसके बाद इसकी आदत हो जाती है। ये क्या वजह है कि इसकी प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में? जी, ड्रग्स जो है बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। अच्छा। दिमाग की बीमारी है। और मोस्टली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो आप वाली जो बात थी कि देखा दिखाई जो है ना, या फैशन के तौर पे इसको लेते हैं। अब इस बात का किसी को भी आइडिया नहीं होता कि बायोलॉजिकली अल्लाह ताला की तरफ से किसी भी शख्स के अंदर इसकी पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा। जिस फ़र्द के अंदर इसकी पोटेंशियल मौजूद होती है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यानी कि लिया तो उसने फैशन के तौर पे है या दिखावे के लिए, लेकिन ड्रग्स कुछ टाइम के बाद उसका जो ब्रेन है उसको वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। जैसे ड्रग्स उसको अपने ब्रेन्स के अंदर कंट्रोल करती है तो फिर वो उसको अपने दलदल से निकलने नहीं देती, अपने अकॉर्डिंग लेके चली जाती है। जिसमें आपने देखा है कि एवरीडे लाहौर के अंदर बहुत से लोगों की ड्रग्स की वजह से ओवरडोज होने की वजह से डेथ होती है। बिल्कुल, फुटपाथ पे उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं। लाशें पड़ी होती हैं, एग्जैक्टली। तो इसका क्या सद्देबाब हम कर सकते हैं, बिकॉज इसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा, क्या आपको लगता है कि इसका एक्सेस बहुत इजी हो चुका है हमारी सोसाइटी में कि आप जहाँ पर भी रहते हैं आपको इजीली अवेलेबल होती हैं ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से ये बढ़ती जा रही है? एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर तो इसकी जो एक्सेस है ना वो बहुत इजी है। आप जैसे उबर या करीम को कॉल करते हैं ना, इसी तरह से आपको घर के अंदर आके वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। जो ड्रग डीलर्स हैं जिनसे आपने ड्रग्स मंगवानी है, तो इसको जो कंट्रोल कर सकते हैं वो तो फोर्सेस का काम है। आप या हम लोग जो बैठ के अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये किस लेवल पे, इसको फैटल डिजीज कहते हैं, यानी कि जानलेवा है ये। इसकी कोई भी ड्रग्स किसी भी फर्द की आखिरी ड्रग्स हो सकती है, तो ये इट्स द मोस्ट डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। लेकिन क्या इस पर काबू पाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके काबू पाया ना जा सके, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, उसके लिए पाकिस्तान लेवल पे जो हमारी फोर्सेस हैं उनको काम करना होगा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, फिर ही कर सकते हैं। बाकी किसी और के बस की बात नहीं है। अब ड्रग्स में भी तो डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हैं ना। जैसे मैंने बात की कि कुछ लोग हैं वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं, कुछ इससे और जो बाकी तबके के लोग हैं वो कोकेन पी रहे हैं, वो इसके अलावा आइस भी पी रहे हैं, डिफरेंट जो किस्म की नशे हैं वो कर रहे हैं। तो किस तरह इसको एक तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों का इफ़ेक्ट एक ही है, कॉम्प्लिकेशंस एक ही आपको लगता है डॉक्टर इमरान, या डिफरेंट हैं सबकी? नहीं, सबकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना वो डिफरेंट होती है। अच्छा। बहुत से लोग जो है ना शुरू में जो ड्रग्स की तरफ जाते हैं वो सिगरेट से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप जो है वो सिगरेट है। और जिस बंदे के अंदर पोटेंशियल है वो सिगरेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाता है और फिर उसकी बॉडी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो उसके मुताबिक जाता है। अगर किसी की ड्रग ऑफ चॉइस है तो वो आइस पे जाएगा, वो अल्कोहल पे कभी भी नहीं जाएगा। जिसकी बॉडी के अंदर अल्कोहलिज्म का पोटेंशियल है वो अल्कोहल तक ही रहेगा। या जिसकी बॉडी के अंदर किसी कोकेन, किसी और मल्टीपल ड्रग्स हैं उसकी पोटेंशियल है तो वो उस ड्रग्स तक महदूद रहेगा, उससे आगे नहीं वो बढ़ सकता। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की बॉडी के अंदर उसके पोटेंशियल रखी होती है। जिस फ़र्द की फिर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो उस तक ही महदूद रहता है, उस तक ही महदूद रहता है। लेकिन क्या जो अफराद नशे का शिकार हो चुके हैं उन्हें हम नॉर्मल बना सकते हैं, नॉर्मल बैक टू लाइफ उन्हें लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक डिज़ीज़ है और साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ है, दिमाग की एक बीमारी है। उसके लिए प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं। आपका कोई भी लव वन या सोसाइटी के अंदर आपको कोई फ़र्द ऐसा नज़र आता है या आपके इर्द गिर्द में, तो आप उनको प्रोफेशनल्स की तरफ ले जाएं। जैसे हमें कोई भी दूसरी डिज़ीज़ हो तो हम डॉक्टर्स की तरफ जाते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। और इसके लिए आप जब प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो इसके ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और एक्टिवली इसके ऊपर उनकी प्रॉपर फोकस है और उसमें किसी भी फ़र्द को इस बीमारी से वापस लाने में वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
एक किरदार तो अदा कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि बहुत से ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो एडिक्ट होते हैं, ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, वो लोग जाते हैं रिहैब लेने, वापस आते हैं तो दोबारा से कुछ अरसे बाद वो दोबारा से वही चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली इसको रिलैप्सिंग डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, इसमें रिलैप्स होना बीमारी का हिस्सा है, लेकिन जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे नहीं इसके ऊपर बहुत रिलैप्स ज़्यादा होना चांसेस हैं कि अगर कोई भी रिहैब होके आएगा तो वो दोबारा से उस साइट पर जा सकता है। जी, इसके चांसेस है, अगर वो प्रोफेशनल्स के पास नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो अच्छा। उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो दोबारा जाके रिलैप्स कर जाए। और इसमें सिर्फ उस फर्द का रोल नहीं होता, उसके साथ साथ उसके जो पेरेंट्स हैं, फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि उसको दोबारा जाके उस माहौल के अंदर एडजस्ट कैसे करना है, आपने उसके साथ अपना एटीट्यूड किस तरह का रखना है, उसके बिहेवियर्स में आपने उसको किस तरह से डील करना है। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से ऐसे एडिक्ट्स मैंने देखे हैं जो रिहैब के लिए जाते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर रहकर भी आते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, उस इन्वायरमेंट से वापस आते हैं, कुछ ईयर से बाद वो दोबारा से उन ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह है, रिलैप क्यों हो जाता है, इसके चांसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं, इन्वायरमेंट हमारा कितना मुतासर करता है इस चीज़ को, इस पर भी बात करते हैं। तो डॉक्टर इमरान, जिस तरह हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है कि आपका दोबारा से अगर आपकी वही कंपनी है जिस पे आके आपने बैठना है और वो दोबारा से आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या ट्रीटमेंट होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में कि उस टाइम तक तो वो लोग ड्रग्स का शिकार नहीं होते हैं, या ड्रग्स से बिल्कुल ही जो है उनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं तो वो दोबारा से ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं? जी, इसमें जैसा कि हमारा इदारा फोकस लाइफ रिहैब जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली उनको डील किया जाता है वहाँ अच्छा। पे। यानी कि जिसमें साइकेट्रिस्ट, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पैनल है। ऐसा नहीं है कि फोकस लाइफ रिहैब के अंदर जितने भी अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे अच्छी टीम जो है वो काम कर रही है। अच्छा। जहाँ अच्छे लोगों का पैनल काम कर रहा है वहाँ पे दोबारा रिलैप्स होने के जो चांसेस हैं बहुत कम रह जाते हैं। ओके। और दोबारा जब उस सोसाइटी में लेके जाती है ना, इसको एडिक्शन की दुनिया में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ NLP, सेम स्ट्रेटजीज सेम रिजल्ट एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट रिजल्ट। जैसे जिस फर्द का ट्रीटमेंट हो रहा होता है उसके साथ साथ जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो पेरेंट्स को भी आगाही फराम कर रहे होते हैं, उनके भी ट्रेनिंग सेशंस कर रहे होते हैं कि आपने अब आफ्टर ट्रीटमेंट आपने दोबारा इस बच्चे को डील किस तरह से करना है, उस दूसरे इन्वायरमेंट से किस तरह से बचाना है, इसको किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, डिप्रेशन आता है उसमें आप लोगों ने दोबारा से एक फॉलोअप कंसेप्ट दिया जाता है उनको कि आपने उनको प्रॉपर फॉलोअप पे लेके आना है। ओके। तो जो अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, जब फॉलोअप प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं तो किसी भी शख्स को आप दोबारा कामयाब होने में रोक नहीं सकते। वो इवन के किसी भी तरह का कोई ड्रग्स नहीं लेता, सिगरेट भी छोड़ देता और एक अच्छी और शानदार लाइफ की तरफ गामजन रहता है। लेकिन ये टाइम पीरियड कितना होता है रिहैबिलिटेशन का, उधर कितने पेशेंट जो हैं वो कितनी देर वहाँ पर ठहर सकते हैं? 100 से 120 डेज का ये ट्रीटमेंट प्लान होता है, यानी कि 3 से 4 माह इस ट्रीटमेंट को लगते हैं। अगर देखा जाए तो पीछे ये सालों साल का बिगाड़ होता है। जब भी कोई फर्द ड्रग्स की तरफ जाता है तो पहले जो 7-8 माह या 10 माह होते हैं वो पेरेंट्स को पता ही नहीं चलने देते इस बीमारी के अंदर। जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो लोग भी फौरी तौर पे प्रोफेशनल्स की तरफ नहीं जाते हैं। अच्छा। वेट करते हैं, समझाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं सम टाइम, लेकिन रिजल्ट नहीं ले सकते। जब उनको लगता है कि अब पानी सर से गुजर चुका है उसके बाद वो फिर किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ ना बहुत नेगेटिव मिथ बन चुकी है रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में भी। इसके ऊपर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे अद्वियात खिलाई जाती हैं कि उस टाइम तो वो काम कर जाती है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं तो वो अद्वियात नहीं होती हैं, वो इस तरह की इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, तो दोबारा से आप अपनी उसी दुनिया में आ जाते हैं और ड्रग्स का यूजेज बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती है। जो रजिस्टर्ड इदारे हैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, उनकी जो प्रोफेशनल्स टीम आती हैं जिसमें डॉक्टर्स आते हैं वो आके चेक करते हैं 1-to-1 पेशेंट्स की पूरी फाइल। तो अच्छे रिहैब सेंटर्स के अंदर इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो नहीं करवाई जाती। ये एक मिथ है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी ब्रांड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन किस तरह उनको छुड़वाई जाती है वो ड्रग्स? जैसे ही पेशेंट हमारे पास फोकस लाइफ रिहैब में एंटर होता है तो
फर्स्ट पे हम उसके जितने भी लैब टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं कि उसको अल्लाह ना करे कोई फिजिकली डिजीज तो वर्क नहीं करती। ठीक है। जैसे ही उसके वो टेस्ट आ जाते हैं उसके बाद जो ट्रीटमेंट है उसको प्लान किया जाता है। फिर उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट्स पेन जो है ना उसको शुरू हो जाती है, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा। उसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकेशंस का मरला जो है वो शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है फर्स्ट डे से। अच्छा, ठीक है। 30 से 45 डेज जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में मेडिकेशन दी जाती हैं, फिर साथ साइको एजुकेट भी किया जाता है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है, ग्रुप सेशंस होते हैं, जिम और एक्सरसाइज करवाई जाती हैं उनको। एक जो अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो घर जैसा प्रोवाइड उसको फराहम करता है। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है ना वो देता है। एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल होता है वहाँ पे, और उसमें पेशेंट एक्चुअल में इस बीमारी में मरीज ये समझता है कि मैं ड्रग्स लेते हुए तो जिंदगी में सरवाइव कर सकता हूँ, ड्रग्स के बगैर मैं जिंदगी में सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, वो ड्रग्स के बगैर तो सरवाइव कर सकता है, ड्रग्स के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। और वो ट्रीटमेंट में इस वजह से भी नहीं आता, वो डरता है कि मुझे पेन्स होंगी, तकलीफ होगी। इन पेन्स की वजह से डरते हुए उस मरीज का एक समझ लें कि उसके माइंड के अंदर एक स्टिग्मा बन चुका होता है कि यार ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहूँगा इसको कंट्रोल कर लूँगा। ऐसा नहीं है। फिर फोकस लाइफ के अंदर हम उनको प्रॉपर फिजिकली ट्रीटमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है 45 डेज के बाद, जिसमें उसको डिजीज कॉन्सेप्ट से लेके रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है जिससे उनको गुजारा जाता है। मतलब डिफरेंट जो है ना सिस्टम है, डिफरेंट प्रोसेस है जिससे ये सारी चीज़ें जो है वो उसको कोप अप की जाती है, उस सिचुएशन को कोप अप किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है अगर आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह की हुई है, आप उनकी काउंसलिंग करके उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजें ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी संवार सके। हमारे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद है। डॉक्टर इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें अगर देखा जाए तो 5 में से 3 लोग शुगर के मर्ज़ का शिकार होते हैं और शुगर के मरीज़ों को तरह तरह की दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं और सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। और अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया भर में डायबिटीज़ टाइप 2 का जो मर्ज़ है वो किसी वबा की तरह फैलता जा रहा है। और इस डायबिटीज़ की तशख़ीस से पहले मरीज़ में ब्लड शुगर की जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके लिए प्री डायबिटीज़ की इस्तिलाह जो है वो यूज़ की जाती है। और क्या बग़ैर अद्वियात के इस्तेमाल के इस मर्ज़ से निजात मुमकिन है? आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है कि अगर आप प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ जनाब अपनी डाइट को बेहतर करके बैलेंस डाइट लेकर अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये मुमकिन है या नहीं है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में समरीन रज़ाक मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समरीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप बग़ैर मेडिकेशन के अपने शुगर के जो शुगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल ये पॉसिबल है। पहले तो हमारे देखने वालों को ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होता क्या है एक्चुअली, और कितनी टाइप्स की हैं, और डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्यों है, ऐसा कौन सी हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कितनी चीज़ें ऐड हो गई है, डाइट ऐसी कौन सी हो गई है कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। तो जब भी हमारी बॉडी में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, जब भी हम शुगर अपनी बॉडी में क्वांटिटी से ज़्यादा ले लेते हैं, एक्सेस हो जाती है, तब डायबिटीज़ हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेन जो रोल है वो हमारी डाइट का है, हमारे लाइफस्टाइल का है, ये इसी से है। और समहाउ जेनेटिकली भी आपकी ये टाइप 2 डायबिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और ये पॉसिबल है अगर आपके शुगर लेवल्स आपको एक लेवल्स में अगर होते हैं, आपको अपना रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, आप एक ड्यूरेशन में अपनी रीडिंग्स ले रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन सी कंडीशंस है, आप प्री डायबिटीज़ हैं या आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी बहुत सवेयर हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी रीडिंग्स 100 से 140 आ रही है डेली, एक वीकली,
तो ये प्री डायबिटीज़ कंडीशन अच्छा, होती है। ठीक है। और प्री डायबिटीज़ बड़ी इजीली कंट्रोल की जा सकती है अपनी डाइट से, सवेर एक्सरसाइज से। अगर आप अच्छी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट आप अच्छी ले रहे हैं जिसपे आप अपने ग्लूकोज, अपने ब्लड शुगर्स को बड़ा मेंटेन कर रहे हैं, तो मेडिकेशन के बगैर इसका प्रॉपर इलाज है। अगर आपकी डाइट इसका बहुत अच्छा इलाज है। इलाज है मतलब प्री डायबिटिक वो लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक थिन लाइन के ऊपर खड़े हुए होते हैं कि वो डायबिटिक बन सकते हैं, लेकिन वो प्री डायबिटिक ही अगर अपनी डाइट को ठीक कर ले, अपनी कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड कर ले, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, तो वो डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं, वो प्री डायबिटिक ही रहेंगे फिर सारी ज़िंदगी। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि कुछ ऐसी चेंजिंग्स होती हैं जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले शुगर आ जाती है। तो वैसे भी हमें बहुत से लोग कहते हैं कि जी ज़्यादा शुगर खाने से ही आपको डायबिटीज़ हुई है। वाकई ऐसा होता है? इसमें कितनी परसेंट हकीकत है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ज़्यादा चीनी खाते हो ना, इसलिए शुगर हो जाती है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर हो गई है तो जैसे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हमें नुकसान देती है, ऐसे ही एक्सेस हमें नुकसान दे रही है। लेकिन वो सिर्फ शुगर एक्सेस हमें नुकसान दे रही है, ये जो हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खा रहे होते हैं उसकी वजह से भी ये नुकसानदेह हो सकते हैं? शुगर एक्चुअली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें कार्ब्स होते हैं, बहुत व्हाइट ज़्यादा ब्रेड्स होते हो हैं, बिल्कुल गई, ऐसे। ब्राउनीज हो गई। इन लोगों को जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए मीठे और उनमें हम ऐड अप शुगर और कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप एक्सेस शुगर ले रहे हैं। एक नेचुरल चीज़ है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर को, इट मीन्स कि वो एक्सेस हो गई है जो कि आगे आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ख़तरनाक साबित होगी, और डायबिटीज़ उसी में से एक है। अगर आप फ्रूट्स ऐसे ले रहे हैं जो कि हमारे पास जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, अच्छा, तो आपको चांसेस नहीं है कि आपको शुगर नहीं होगी, आप उतने ही फ्रूट्स ले रहे हैं। समहाउ लोग क्या करते हैं, फ्रेश जूसेस को इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर देते हैं। तो वो एक तो फ्रूट कुछ ऐसा यूज़ करेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा और उसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर देंगे, तो वो एक्सेस शुगर आपकी बॉडी में चली गई है जो कि डैमेज करेगी आपको। तो क्या करें जो प्री डायबिटिक हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए? वो क्या क्या ऐसी चीज़ें इंक्लूड अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हमारी जो इंसुलिन होती है सेंसिटिविटी को, हमारे लो ब्लड शुगर लेवल्स को करती है एक्सरसाइज हमारी बॉडी में। और उसके अलावा जब हम डाइट की बात करते हैं तो उसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो वाली फ्रूट्स में वो वाले फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो इस्तेमाल करें, और जो कि वाटरी होते हैं, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। और वेजिटेबल्स की बात करें तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स उनको यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स आ सकती हैं? नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में हमारे पास जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो आ जाती हैं। हमारे बीन्स आ जाते हैं, हमारी ब्रोकली होगी, कुकम्बर हो गया, स्पिनच हो गया, ये हमारी वेजिटेबल्स में ये आती हैं। बीन्स में हम काले चने एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वेट लूज में भी होती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को मोस्टली होता है क्योंकि वो ओबीस होते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो उनको डायबिटिक के चांसेस होते हैं। तो हमारी दालें होगी जिनका जो कि प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है, और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन भी करते हैं। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें, हमारे पास पेयर हो गए, ऑरेंजेस हमारे हो गए, पपाया हो गया और गावा हो गया, एप्पल हो गए, ये सारे वो फ्रूट्स हैं जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हैं और ये शुगर के मरीज़ खा सकते हैं इजीली। और इनमें एडअप शुगर और मजीद ऐड किसी भी फ्रूट्स को लगा के वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करनी है, मतलब प्री डायबिटिक भी है तो आपने ये नहीं करना, एडअप नहीं करनी है, शुगर एक्स्ट्रा एडअप नहीं करनी है। लेकिन जो डिजर्ट्स खाते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, उनको तो ये होता है कि अच्छा अभी तो हम प्री डायबिटिक है ना, हमें अभी डायबिटीज़ तो नहीं हुई है, तो हम इजीली मीठा खा सकते हैं, हमें अभी परहेज़ नहीं है। तो क्या उन्हें ये चीज़ें खानी चाहिए, डिज़र्ट्स वगैरह, मिठाइयाँ, ज़्यादा मीठा? प्री डायबिटिक एक्चुअली कंडीशन ही वही है कि एक अलार्मिंग साइन है ना आपके लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं इसको समझते हैं। वो कहते हैं अगर डायबिटीज है तभी हम छोड़ेंगे, वरना नहीं हमने छोड़ना कुछ भी। तो वो अपने साथ ज्यादती असल में कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है कि उन्होंने अब स्टॉप कर देना है इस चीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेना है। लेकिन लोग नहीं करते, जिस वजह से इतने डायबिटिक पेशेंट सामने आ रहे हैं सोसाइटी में। और उन लोगों के लिए ये है कि अगर आप खा रहे हैं तो आप एक
क्वांटिटी, पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, जो अपना वेट कम कर रहे हैं उन लोगों के लिए पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप दिन में, आपको पता है कि अपने नाश्ते में अगर आपने कुछ मीठी चीज़ खाई है तो फिर आपको स्नैक में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। अच्छा, तो ठीक है। आपको अपना हमेशा ये देखना है, आप प्री डायबिटीज़ हैं लेकिन आपको अब स्टॉप कर देना ताकि आप डायबिटिक ना हो, आपको मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़े, आप खुद ही इस चीज़ को अपने अंदर इस चीज़ को ठीक कर लें। अच्छा, लेकिन जो प्री डायबिटिक लोग हैं उन्हें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए या हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए? हाई फाइबर का जो हमारे पास है ना, हाई फाइबर हमें भूख कम लगवाता है, आपकी एपेटाइट को सुप्रेस करता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, उनको हर घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के, क्योंकि उन्हें भूख लग जाती है, क्रेविंग्स होती है, उनको क्रेविंग्स होती है, उनको जरूरत भी उनकी बॉडी को होती है। तो उन लोगों के लिए ये नहीं है कि वो हाई फाइबर डाइट नहीं लेंगे, वो हाई फाइबर डाइट लेंगे। हाई फाइबर डाइट मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट, उनको कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, तो हाई फाइबर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी डाइट है। और जो हमारे पास प्रोटीन डाइट है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करती है। तो आपने दोनों ही डाइट लेनी है, बट आपने पोर्शन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। लेकिन प्रोटीन में फिर वो कौन कौन सी प्रोटीन ले सकते हैं? एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों के सोर्सेज वो ले सकते हैं, बट ज़्यादा वो प्लांट सोर्सेज की तरफ जाएं, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बट अगर हम प्लांट बेस फोर्स कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास सारी बीन्स हमारे आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की तरफ, वो चिकन वगैरह हो गए तो मोस्टली लोग, और ये आ गया रेड मीट आ गया, क्योंकि रेड मीट, और अगर हम बीफ की बात करते हैं तो उनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को हमने फैट्स से भी थोड़ा सा कम करना है कि वो वाले फैट्स लें जो इनके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखें। गुड कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें इनको लेनी चाहिए। तो दोनों ही पोर्शन चीज़ों को लेके मेंटेन करके उस हिसाब से इन लोगों को डाइट लेनी चाहिए, उस हिसाब से डाइट लेनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारे घरों में आम रूटीन में जो खाना बनता है उसमें चावल, रोटी, रूटीन वाइज हम लोग ये चीज़ें इनटेक कर रहे होते हैं, तो ये खानी चाहिए प्री डायबिटिक लोगों को? और किस तरह का आटा खाना चाहिए, किस तरह के चावल खाने चाहिए? हमारे घरों में तो नॉर्मल आटे की जो और वाइट चावल बनते हैं, ये वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए प्री डायबिटिक पेशेंट्स को? जी बिल्कुल करनी चाहिए उनको। अगर वो रोटी ले रहे हैं तो प्योर गंदम के आटे की रोटी उनको खानी चाहिए। वाइट फ्लोर, हमारी जो वाइट फ्लोर की रोटी हम खा लेते हैं वो हमारी शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर देता है, स्पेशली नाइट में, क्योंकि नाइट में हमारे हार्मोन्स कुछ इस टाइप बूस्टअप हुए होते हैं, उनकी हमारी इतना वर्कआउट नहीं होता। तो प्योर हमें वाइट फ्लोर की रोटी बिल्कुल अपनी डाइट में निकाल देनी चाहिए। वाइट फ्लोर में ब्रेड आ गई हमारी, इनको नहीं। तो फिर क्या खाएं? गंदम के आटे की रोटी इनको खानी चाहिए। गंदम का आटा यूज करें, ठीक है, गंदम का आटा यूज करें। मार्केट में ऐसे पेशेंट के लिए चावल दस्तयाब हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए चावल मिलते हैं, ब्राउन राइस के नाम से मिलते हैं, तो उनको वो लेने चाहिए। लेकिन उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो अपने पोर्शन को मेंटेन रखें। अच्छा, पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्री डायबिटीज़ से आप डायबिटिक नहीं होना चाहते तो पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि हमने बगैर मेडिकेशंस के अपनी शुगर को ना कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है, तो अमेरिका में एक ऐसी रिसर्च हुई है, उन्होंने बिल्कुल लो जो कार्ब्स होते हैं वो डाइट देकर लोगों की शुगर जो है ना वो कंट्रोल की है। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा या नहीं है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी बेकरी आइटम्स हैं जिनमें कार्ब्स होते हैं और समहाउ में उनमें हिडन फैट्स भी होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें जब हम ऑयली चीज़ों को देखते हैं तो उनके ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होता है, जैसे हमारे समोसे पकौड़े हो गए। बट जब हम ब्रेड और ब्राउनीज़ की तरफ जाते हैं तो उनमें फ़ैट्स हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फैट जो कि हिडन फैट्स होता है। अच्छा। और वो बॉडी में कहीं ना कहीं हिडन सी वो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप लो कार्ब्स, आपने कार्ब्स भी वही लेने हैं जो जिनमें शुगर का कंटेंट कम होगा। लो कार्ब्स डाइट अगर आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उनके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे, लो रहेंगे। जितना उनके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे उतना उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि रोटी की तो हमने बात कर ली है कि वो गंदम के आटे की रोटी खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्रेड किस तरह की खानी चाहिए? वाइट ब्रेड नहीं खानी है तो क्या ब्राउन ब्रेड की तरफ जाना चाहिए या वो भी नहीं खानी चाहिए? है तो वो भी तो ब्रेड ना।
बिल्कुल, बहुत से लोग रोटी से असल में भाग रहे होते हैं, हाँ। स्पेशली वो ब्रेकफास्ट कहते हैं जी हम ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, जी। वो इसका एक ऑल्टरनेट है, लेकिन उसका क्या alternate। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कलर चेंज होता है उसका। बिल्कुल आप ये बात जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समहाउ कुछ लोगों को बताना पड़ता है कि ब्राउन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में भी डिफरेंस फर्क है, है। हाँ। तो लोग ब्राउन वाइट ब्रेड को ही कलर किया होता है, वो हमारी ब्राउन ब्रेड होती है, बट अच्छा। ब्राउन इज समथिंग डिफरेंट। उसमें हाई फाइबर फाइबर डाइट यूज होती हुआ है, होता है। हाँ। तो क्योंकि इस तरह के पेशेंट की डिमांड ये होती है कि हम रोटी सुबह में, दोपहर नहीं में, खा शाम में सकते नहीं हैं, खा हाँ। सकते, तो हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर लेकिन क्योंकि रोटी में न्यूट्रिशंस आपके बहुत ज़्यादा है, आपको सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिल रही हैं, अच्छा। बट आपको ब्राउन ब्रेड में उतने नहीं मिलेंगे। लेकिन ये उनके अल्टरनेटिव है कि वो उनकी डिमांड ये होती है, उनकी चॉइसेस को हमने सामने रख के तो वो ब्राउन ले सकते हैं, बट ब्राउन इज ब्राउन नहीं ले सकते, ब्राउन ब्रेड ले सकते जी, हैं। और उसके बिल्कुल। बाद मल्टी ग्रेन ब्रेड्स भी आई हुई हैं जी, आजकल जी। मार्केट में, वो भी खा सकते हैं कि नहीं? मल्टी ग्रेन ब्रेड्स भी वो खा सकते हैं, लेकिन उनमें भी पोर्शन कम, क्योंकि उनमें भी वाइट फ्लोर भी यूज़ हुआ होता है। जब जो हमारी अच्छा। मल्टी ग्रेन आटा होता है ना, हाँ। उसमें भी सब, और कुछ लोगों को इनसे एलर्जीज वगैरह होती हैं, तो उनके लिए मल्टी सबको सूट करता है कुछ पेशेंट को, बट कुछ पेशेंट को ये सूट नहीं कर रही होती। मतलब वो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, ना वाइट खा सकते हैं, ना ब्राउन खा सकते जी। हैं, ये नहीं खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले उन्हें क्या क्या ऐसी चीज़ें, या रमज़ान में उनकी क्या डाइट होनी चाहिए? सहरी में वो क्या खा सकते हैं, इफ्तारी में क्या खा सकते हैं? जिस तरह हमने बात की है कि समोसे पकौड़ों का, मैं तो कहूँगी कि वो एक सीज़न आने वाला है कि हमारी इफ्तारियाँ होती हैं और एक दस्तरखान पूरे सजते हैं, तो उसमें किस तरह वो कंट्रोल कर सकते हैं, या वो कितना पोर्शन खा सकते हैं उसका? बिल्कुल, जैसे रमज़ान आगे रमज़ान है, तो उसमें यही होता है, समोसे पकोड़े तो हमारे दस्तरखान में ज़रूर सजाए जाते हैं। तो क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, इनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, तो बहुत से लोग तो फास्टिंग करते नहीं हैं, हाँ बट जिनको लगता है कि दे वर एबल टू अफोर्ड दिस थिंग, तो वो कर सकते हैं। लेकिन करना चाहिए वैसे, जो डायबिटिक होते हैं उन्हें करनी चाहिए फास्टिंग या नहीं करनी चाहिए? आइडियली आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? अगर तो आपको जैसे हमने बताया कि प्री डायबिटिक हैं और वो खुद को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा। और उनको लगता है कि उनकी बॉडी इस तरह की है, वो दिन में इतनी भूख, इतनी देर फास्टिंग अब बर्दाश्त कर सकते हैं, देन। बट अगर आपको आपकी डायबिटिक की स्टेज बहुत लास्ट है, सेकंड थर्ड स्टेज पे आप जा चुके हैं, तो फिर उनको अवॉइड करना चाहिए, फिर इस उन्हें चीज़ नहीं से। रखने जी, चाहिए। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, स्पेशली गर्मियों में आपको बहुत जल्दी प्यास, पानी, इन सब की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट की तरफ जाती है, तो इन लोगों को चक्कर, फिटीग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ जाती हैं। तो वो इफ्तारी में क्या क्या खा सकते हैं? मतलब अगर जहाँ पे इतने लोग खा रहे होते हैं, फिर वो जो प्री डायबिटिक या डायबिटिक लोग भी होते हैं, उनका भी दिल कर रहा होता है कि हम भी मशरूबात पिएं, हम भी वो जो बने हुए हैं शरबत वगैरह घर में वो पिएं, मीठे शरबत, पकौड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें खाएं। वो कितना पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं उसको? नॉर्मल इंसान तो बहुत हमारे फ्रेश जूसीज हो गए, शेक्स हो गए, जितनी भी ये हमारे पास स्मूथीज़ होती है, इसको बहुत फैंसी तरीके से यूज़ कर रहा होता है। बट जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, इनको एक नेचुरली तरीके से वो चीज़ को यूज़ करना चाहिए। अच्छा। अगर वो मशरूबात यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं ऐड होनी चाहिए। अच्छा। फ्रूट्स को सिर्फ उतना ही ब्लेंड रखना चाहिए जिसमें उनको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ उनकी मिल रही हों। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके और उसमें चीनी जब ऐड कर देते तो उसके अपने सारे फ्रूट्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, बट वो सिर्फ पानी में सिर्फ चीनी ही पी रहे होते हैं। तो उनको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और बहुत से ऐसे फ्रेश जूसेस हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ हो रहा होता है, हाँ। और कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो उनको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और अगर वो फास्टिंग कर रहे थे तो उनको पूरे दिन की फास्टिंग के बाद कोई ऐसी ऑयली फ़ौरन चीज़ नहीं लेनी चाहिए, या अगर वो बाद में ले रहे हैं अपने, तो उनको बहुत ज़्यादा पोर्शन को मेंटेन करके उनको वो लेनी वो चाहिए। खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या इनको फ्रेश जूसेस वैसे पीने चाहिए, या होल फ्रूट ज़्यादा अच्छा है वो खाएं? होल फ्रूट ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। हाँ। हमारे जितने भी पील्स होते हैं उनमें फाइबर होता है। तो फ्रेश जूसेस की जो बात है वो ऐसे लोगों के लिए जो जिनको इंगल्फ करने में प्रॉब्लम होती है। तो अदरवाइज अगर पर्सन बिल्कुल इंगल्फ वाले, उनको कोई सिचुएशन नहीं है, तो वो अपने फ्रूट्स खा सकते हैं, उनमें फाइबर का कंटेंट भी होता है।
और हमारे छिलकों में बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, तो उनको फ्रूट्स की तरफ जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट फ्रेश जूसेस। फ्रेश जूसेस की तरफ नहीं, होल फ्रूट की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा कि इनको अपने पानी का जो ख्याल है वो कितना रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्योंकि सर्दी भी है और इतनी प्यास भी नहीं लगती है, नॉर्मल बंदे को नहीं लगती है, लेकिन जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है उनका डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो पानी का इंटेक कितना अच्छा होना चाहिए उनका भी? पानी का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने बात की कि उनको कमज़ोरी बहुत हाँ जी, ज़्यादा हो होती जाती है, और अगर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो फिर उनको फटीग, उनको बहुत जल्दी सर का दर्द, हेडेक, इस तरह की कंडीशंस में वो लोग मुब्तला हो जाते हैं वो बहुत जल्दी आम लोगों की निस्बत। तो पानी का कंटेंट तो बहुत ज़्यादा उनको अपना रखना चाहिए। इसी तरह उस तरह के फ्रूट्स और इस तरह की वेजिटेबल्स भी यूज़ करनी चाहिए सलाद में, जैसे कुकम्बर हो गया, हाँ। वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसमें, ऑरेंजेस हो गए, उनमें वाटर का कंटेंट बहुत, तो उनको इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी साथ यूज़ करने चाहिए जिनका वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उनके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करे और साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करे। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि प्री डायबिटिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही शुगर निकाल देनी चाहिए, वाइट चीनी निकाल देनी चाहिए, उसका कोई अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं? जैसे ब्राउन शुगर पे बहुत से लोग कहते हैं कि हम वो खा लें, शक्कर खा लें, गुड़ खा लें या स्टेविया खा लें, तो ये अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं? ये भी यूज़ नहीं करना उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं? इसकी भी कंडीशंस होती हैं एक्चुअली। अच्छा। पेशेंट की जो डायबिटिक उनके हमारे पास रीडिंग्स आ रही होती हैं, ये भी कंडीशंस होती हैं कि किस तरह के पेशेंट को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और कौन से अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम एज वाइज देखें तो बहुत से हमारे बड़े जो होते हैं वो चीनी के बगैर उनके नहीं लिए रह रहना सकते हैं, मुश्किल हाँ बहुत जी। होता है, तो ये उनके लिए कि वो अल्टरनेट कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टीविया इज़ द बेस्ट, आजकल अच्छा, मार्केट बहुत हाँ, अच्छी है उसकी, तो प्लांट स्टीविया बेस्ड है ना ये शुगर जो है, ये स्वीटनर है, शुगर नहीं कह सकते, स्वीटनर कह सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, या आपका जो स्वीट टूथ है उसको एक हेल्प दे सकता है कि आपकी जो मीठे की क्रेविंग हो रही होती है उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो समरीन रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी। समरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि हम कि किस तरह बगैर मेडिकेशन के थ्रू आप अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, डाइट को बेहतर करके और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।